पुरानी गोदाम फॉरेस्ट, आसाम, 1920। अपने ही खून में लथपथ एक 18 साल की लड़की दर्द में लड़खड़ाते हुए एक बरगद के पेड़ की ओर चली जा रही है। उसके शरीर पर नोचे जाने और नील के सैकड़ों निशान हैं, मानो किसी ने उसके साथ जबरदस्ती और मारपीट की हो। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उसके अंदर का बचा कुचा धैर्य भी टूट गया। उसे पेड़ की शाखा पर किसी इंसान का जला हुआ शव दिखाई दिया, जिसे देख वो घुटनों पर बैठ बेतहाशा रोने लगी। कॉलेज के 3 दोस्त रवि, हरीश और आलम छुट्टियों में कैंपिंग करने पुरानी गुदम में आए थे। रात के गहरे सन्नाटे के बीच तीनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। सफर अच्छा चल ही रहा था कि तभी उनकी गाड़ी खड्डे में जा फंसी। तीनों लड़के गाड़ी को खड्डे से निकालने की पूरी कोशिश में लग गए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उनकी सारी कोशिशें फेल हो गई तो तीनों गाड़ी से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आग जलाकर किसी मदद का इंतजार करने लगे कि अचानक से आलम की नज़र दूर खड़ी एक लड़की पर गई, जिसने एक सफ़ेद रंग की साड़ी ओढ़ हाथ में टोका नाम का वाद्य यंत्र पकड़ा हुआ था, जिसे वो बहुत खूबसूरती से बजा रही थी। लड़की का खूबसूरत जिस्म और टोका से निकली मधुर आवाज़ आलम को मदहोश कर रही थी। उसने अपने दोस्तों को इशारा करते हुए कहा, लोंडो, आज तो रात गुजारने का जुगाड़ हो गया। वो देखो ऑथेंटिक जंगल ब्यूटी। कहाँ? अरे वहाँ खड़ी है। लगता है तुम दोनों की बदसूरत शक्ल देखकर भाग गई। हाँ, तू तो बड़ा शाहरुख खान है, हैं? ओए होए, देख देख वापस आ गई। अरे तेरे भाई की लॉटरी लगने वाली है आज तो। इतना कहकर आलम बिना किसी की परवाह किए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अबे ये थोड़ा सा पगलेट है क्या? एक तो जंगल, ऊपर से अंधेरा। अरे रोक यार उसको। अरे जाने दे गधे को, वैसे भी सुनता नहीं है, मरेगा साला। आलम गहरे जंगल में अंदर चला जा रहा था, बिना ये सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। काफी देर उस लड़की के पीछे चलने के बाद वो इतना दूर निकल आया कि जल्दी ही वो सफेद कोहरे की चादर में कहीं खो गया। आलम को जब ये एहसास हुआ कि अब हालात बद से बदतर हो सकते हैं, तो उसने घबराहट के मारे चिल्लाना और अपने दोस्तों को पुकारना शुरू कर दिया। रवि, हर्ष, बचाओ भाइयों, अब मेरी फट रही है। आलम का रोना अभी रुका भी नहीं था कि अचानक उसे सिर के ऊपर पेड़ की एक शाख से कुछ हिलने की आवाज सी आई, जिसे सुनकर आलम अब थोड़ा सा बेचैन होने लगा था। और इस बेचैनी में जब उसने ऊपर देखा तो उसे पेड़ की एक डाल पर एक लाश दिखी, जिसका खून उसके चेहरे पर टपक रहा था। ये सब देख आलम हक्का बक्का रह गया। डर के मारे उसकी सांसें जोरों से फूलने लगी। वो उल्टी दिशा में भागने को हुआ ही था कि अचानक सफेद साड़ी पहनी एक लड़की, जिसे इस जंगल में पोरवा के नाम से जाना जाता है, उसके सामने आ गई। आलम उसे बस एक टक देखे जा रहा था और उसकी नज़र जब लड़की के पैरों पर गई तो वो डर से और थरथरा उठा, क्योंकि उसके दोनों पैर उल्टे थे। बेचारा आलम ये नहीं जानता था कि आज तक जितने मर्दों का सामना पोरवा से हुआ, उन्हें बस मौत ही नसीब हुई। इससे पहले आलम कुछ समझ पाता, पोरवा ने अपने हाथों से आलम की गर्दन पकड़ किसी तिनके की तरह तोड़ दी। उसकी लाश बरगद के पेड़ पर लटका दी। सन 1920 आसाम के पुरानी गुदम गांव में अंग्रेजों की नई छावनी बनी है, इसलिए सैनिक अक्सर सुबह शाम यहाँ गश्त लगाते हुए दिखाई देते हैं। दिल्ली से आए मेजर जनरल स्कॉट अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ इलाके में गश्त लगाने निकले ही थे कि तभी उनकी नज़र तालाब के किनारे बैठी एक युवती पर पड़ी, जो टोका नामक वाद्य यंत्र बजा रही थी। स्कॉट उसका संगीत सुन ऐसा मंत्रमुग्ध हुआ कि वो अपने घोड़े से उतर आधे घंटे तक उसी जगह खड़ा रहा, और जैसे ही उस लड़की ने टोका बजाना बंद किया, स्कॉट के कदम अपने आप ही उस लड़की की ओर बढ़ गए। काफी मीठा गाता है तुम, ये तुम्हारे लिए इनाम समझो हमारा। वैसे अपना नाम क्या बताया तुमने? जी अभी तक बताया तो नहीं, पर वैसे मेरा नाम पोरवा है। हम मेजर जनरल स्कॉट, और हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है।
हम तुमको अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट, वो क्या बोलता है, व्यक्तिगत मनोरंजन के वास्ते अपने साथ ले जाना चाहता है। हम तुमको पैसा, दौलत, कपड़ा, खाना पीना सब देगा, किसी बात का कमी नहीं होने देगा तुमको। माफ कीजिएगा मालिक, हम गरीब हैं, पर हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है, और अपनी रखेल किसी और को बनाइएगा, क्योंकि सरपंच के बेटे से हमारा ब्याह होने वाला है। ये करारा जवाब दे पूर्वा वहां से चली गई और स्कॉट अपनी मुट्ठी जकड़ता हुआ गुस्से का घूंट पी गया। पर पूर्वा के जाते जाते पीछे से उसने बस इतना कहा, हे, तुम बहुत रूड लड़की है, इसकी सजा और पछतावा नहीं कराया तो मेरा भी नाम जनरल स्कॉट नहीं। इस घटना के 3 दिन बाद पूर्वा का ब्याह बहुत ही धूमधाम से सरपंच के बेटे के साथ मंदिर में हो रहा था। दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालने को हुए ही थे कि अचानक जनरल स्कॉट अपनी पलटन के साथ वहां आ पहुंचा। हमें खबर मिला है कि इस शादी में कुछ नक्सलवादी भी शामिल है। डरने का बात नहीं है, हम नक्सली का जड़ से इलाज करेगा, और ऐसा इलाज करेगा कि वो अपनी माँ की कोख से निकलने पर भी डरेंगे। सबसे पहले दूल्हे राजा से शुरू करेंगे। स्कॉट ने अपनी रिवॉल्वर का निचला भाग दूल्हे के सर पर इतनी तेजी से दे मारा कि उसका माथा खून से लहूलुहान हो गया। मगर स्कॉट अभी इतनी हिंसा पर कहाँ रुकने वाला था। सरपंच, जो अपने बेटे की जान की सलामती के लिए उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था, स्कॉट उसका हाथ पकड़ उसे कुछ दूर पड़ी एक बड़ी सी कढ़ाई के करीब ले गया, जहां पकवान तले जा रहे थे। हे, हम तुमको आखिरी मौका देता है, तुम एडमिट करो कि तुम और तुम्हारा बेटा नक्सली है, वरना तुम्हारे मेहमानों को पकवान की जगह तुम्हारा हाथ खाना पड़ेगा। सरपंच रोता बिलखता अपनी और अपने बेटे की जान बख्शने की गुहार लगाता रहा, मगर स्कॉट टस से मस ना हुआ और आखिर उसने सरपंच का हाथ उस खोलते तेल में डुबो ही दिया। सरपंच किसी पानी से निकली मछली की तरह दर्द से छटपटाने और चिल्लाने लगा। ये सब देख पूर्वा टूट चुकी थी और मजबूर होकर उसने स्कॉट के कदमों में गिरकर कहा, साहब, अगर ये मेरी गलती के कारण हो रहा है तो मैं माफी मांगती हूँ, पर इन्हें कुछ मत कीजिएगा। जो बोलेंगे आप, जो हुक्म देंगे मैं करने को तैयार हूँ। अगर ऐसा है तो चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ। हम वादा करता है कि इसके बाद बस पीस, I mean शांति ही शांति होगा। इतना कह स्कॉट पूर्वा को अपने पीछे जंगल से दूर एक झोपड़ी में ले गया और अपने शर्मनाक काम को अंजाम दिया। पूर्वा की रोती सिसकियों से चारों तरफ गम का सन्नाटा पसर गया था। एक तरफ स्कॉट अपना कोट पहन रहा था तो दूसरी तरफ पूर्वा अपने फटे कपड़े और नोचे हुए शरीर को हाथों से ढकने की कोशिश कर रही थी। स्कॉट ने दरवाजे से निकलने से पहले आखिरी बार उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, हे, तुम क्या बोला था उस दिन कि किसी और को अपना रखेल बना लो? रियली? तुमने हमारा डिसरेस्पेक्ट किया था, एंड नाउ मैं फेवर वापस करेगा। नाउ आई विल शो यू हु एम आई। इतना कहते ही स्कॉट ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। पूर्वा छटपटाते हुए दरवाजा पीटने लगी, मगर उसे क्या पता था जिस दरवाजे को खुलवाने के लिए वो इतने हाथ पैर मार रही थी वो उसके लिए किसी बुरे सपने से भी बदतर होगा। क्योंकि कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो ढेर सारे अंग्रेजी सैनिक कुटिया में घुस आए और उसे बालों से घसीटते हुए जमीन पर पटक दिया। इसके बाद दरवाजा फिर से बंद हुआ और पूरा जंगल पूर्वा की चीखों और रोने से दहल गया। जब शाम को घायल पूर्वा खून से लथपथ जंगल से होते हुए अपने घर जा रही थी, जाते वक्त बरगद के पेड़ पर अपने होने वाले पति और उसके सरपंच पिता की जली हुई लाश देखकर घुटने के बल बैठ फूट फूट कर रोने लगी। और अगली रात उसने वो कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूर्वा ने उसी पेड़ के पास खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क खुद को आग के हवाले कर दिया। ये हादसा इतना दहला देने वाला था कि उस दिन के बाद छावनी के सैनिकों ने भी उस पेड़ के आसपास से आना जाना तक छोड़ दिया। और गलती से कोई अगर भूला भटका शाम को वहां से गुजर जाता तो अगले दिन बरगद के पेड़ पर उसकी सड़ी जली लाश टंगी होती। रवि और हर्ष अभी भी अपनी गाड़ी के पास आग जलाकर आलम का इंतजार कर रहे थे।
तभी हवा के एक तेज झोंके के कारण उनकी जलाई हुई आग बुझने लगी ही थी कि रवि ने एकदम से उसमें अपना शराब का गिलास उड़ेल दिया, जिससे आग एकदम भभक उठी। और आग के सेक से बचने के लिए दोनों ने जैसे ही अपना मुंह दूसरी तरफ किया तो दोनों को एक लड़की दिखाई दी, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। आलम सच ही कह रहा था, वो देख जंगल ब्यूटी, माल तो एकदम कड़क है यार। अरे हमारा दोस्त पिछले 2 घंटे से गायब है और तुझे अपनी हवस मिटानी है। अरे बस करना भाई, मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे तो पूछते हैं ना इस ब्यूटी से कि उसने आलम को कहीं देखा है कि नहीं। अगर पता चल गया तो तुम ढूंढने निकल जाना, तब तक मैं इसे कंपनी दूंगा। वैसे भी बेचारी कितनी अकेली है। इससे पहले कि हर्ष रवि को कुछ समझा पाता, रवि अपने बाल संवार स्टाइल से पोरवा के पास जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की को रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए। और डरना मत, क्योंकि मैं हूं ना। वैसे तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? ये खून मेरा नहीं तुम्हारे दोस्त का है। चलो तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास ले चलती हूँ। रवि की शक्ल पर अभी डर की झलकी आई भी नहीं थी कि पोरवा ने एकदम से रवि को गले लगा जकड़ लिया और अपनी पकड़ तब तक कसती रही जब तक रवि की सारी पसलियां टूट नहीं गई। पसलियों के मसले जाने के कारण रवि खून की उल्टी कर रहा था। पोरवा रवि के बेजान शरीर को उठा अभी जाने को हुई ही थी कि उसकी नजर दूर खड़े हर्ष पर पड़ी, जो सहम कर हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। पोरवा तुरंत उसके पास उड़कर जा पहुंची और बोली, चिंता मत करो, तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। बस मेरा एक छोटा सा काम कर देना। कोई तुमसे पूछे कि यहाँ क्या हुआ था तो सबको बताना कि ये शिकार पोरवा ने किया है और वो हर उस मर्द का हाल यही करेगी जो औरत को गंदी नजर से देखता है। अब कल गांव वालों के साथ आना और अपने दोस्तों की लाश बरगद के पेड़ से ले जाना। अपने आखिरी शब्द कहे पोरवा रवि की लाश ले वहां से गायब हो गई। डर से सहमा हर्ष बेतहाशाही जंगल की ओर दौड़ पड़ा। रात भर दौड़ने के बाद सुबह जब वो गांव पहुंचा तो वो पूरी तरह से थक चुका था। उसके पैर के नाखून अपनी जगह से उखड़ चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाता, वो अपनी उखड़ती सांसों के साथ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और अपनी आखिरी सांस लेते हुए बस इतना कहा, अगर आप भी पुरानी गुदुम आए तो मुझसे मिलकर जरूर जाइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।